तो हमने लास्ट क्लास में देखा था 16 महाजनपद, ठीक है, मतलब 16 महाजनपद आज के हमने नाम देखा था। आज हम उसको डिटेल से देखेंगे कि किसमें क्या क्या चीज है और किसमें कितना कितना बड़ा था, कितना उसका काम रहा था। अब सबसे पहले जो हमारा है कौन सा है, हमारा अंग है, ठीक है। यह महाजनपद मगध राज्य के पूर्व में स्थित कहां पर था, ये वैशाली के आसपास था, मतलब सॉरी, ये भागलपुर के आसपास था। और भागलपुर में जब था तो इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी और अभी के भागलपुर में ये थे। मुंगेर का भी कुछ क्षेत्र था। और गौतम बुद्ध के समय में इस राज्य का मगध के साथ संघर्ष चल रहा था, मतलब मगध के साथ इसके साथ क्या हो रहा था, लड़ाई चल रहा था, ठीक है। संभवतः प्रारंभ में अंग कुछ समय के लिए मगध को पराजित कर अपने में शामिल कर लिया था, मतलब ऐसा माना जाता है, क्योंकि इतिहास में ये सारी चीजें होती है। लेकिन क्या कहते हैं कि ऐसा ऐसा माना जाता है कि मगध को कुछ टाइम के लिए अंग अपने में मिला लिया था, लेकिन शीघ्र ही इस जनपद की शक्ति छिन्न हो गई और बिंबिसार ने मगध को क्या कर लिया, स्वतंत्र कराया और एक बहुत ही मतलब शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और अंग को भी अपने में मिला लिया, छीन लिया उनसे, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कौन सा, मगध, ठीक है। बौद्ध साहित्य में इस राज्य की राजधानी ग्रीवरज या राजगीर या बाद में पाटलिपुत्र को भी माना जाता है, ठीक है। राजगीर को राजगृह भी बोलते हैं कहीं पर, कहीं कहीं ग्रीवरज भी बोलते हैं। और ये जानकारी कहां पर और वर्तमान में जो पटना गया जिलों के क्षेत्र में इनके अंग थे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही था। अथर्ववेद में भी इसकी उल्लेख किया गया है, मतलब इस मगध जनपद के मगध के बारे में अथर्ववेद में भी क्या है, जानकारी मिलती है हमारे। अब हम देखते हैं काशी। काशी कहां पर है, राजधानी इसकी वाराणसी थी। काशी के कौशल मगध और अंग राज्यों से संबंध अच्छे नहीं थे, मतलब बार बार उन दोनों में क्या होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय काशी राज्य का राजनीतिक पतन हो गया और गौतम बुद्ध के समय क्या हो गया, काशी खत्म हो गया। फिर हम देखते हैं वज्जी या वज्जी संघ, ठीक है। यह महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित था और यह संघ 8 कुलों के संयोग से बना था, कितने, इसीलिए उसको वज्जी संघ बोलते हैं। 8 कुलों के संयोग से बना था और इसमें 4 कुल जैसे विदेह हो गया, ज्ञात्रिक हो गया, वज्जी हो गया और लिच्छवी हो गया, ये सबसे प्रमुख थे, ठीक है। जैसे लिच्छवी की राजधानी अगर हम देखते तो वैशाली है ना, तो ये सब बहुत ज्यादा प्रमुख थे। विशाल इस संघ की राजधानी थी, ठीक है, वैशाली थी, सॉरी कहां पर राजधानी थी, वैशाली, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में विशाल भी लिख दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौशल। इस जनपद की सीमा पूर्व में गंडक नदी और पश्चिम में पांचाल और सर्पिका या स्यंदिका नदी के दक्षिण और उत्तर में नेपाल थी। सरयू नदी कौशल जनपद को 2 बराबर भागों में विभाजित करती थी। जो सरयू नदी है वो कौशल जनपद को 2 बराबर भागों में विभाजित करती थी, ठीक है। और एक तरी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी, मतलब कौशल 2 पार्ट में था, एक दक्षिण कौशल और दूसरा उत्तर कौशल। जो उत्तर कौशल था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और जो दक्षिण कौशल थी उसकी राजधानी कुशावती थी, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्ल में क्या है, यह जनपद वज्जी संघ के उत्तर में स्थित था। 2 भाग थे इसमें, एक की राजधानी कुशीनगर जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो वहीं दूसरे भाग की राजधानी अगर हम देखते हैं तो पावापुत्र है जहां बुद्ध को निर्वाण मिला था। मतलब समझ में आया, कुशीनगर में क्या हुआ था, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और पावापुरी में क्या हुआ था, उसको निर्वाण मिला था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चेदी, ठीक है। यह महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था और आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और सीमावर्ती भूखंड में फैला हुआ था, ठीक है। महाभारत के अनुसार सुक्तिमती इसकी राजधानी थी, मतलब महाभारत में इस चीज को मेंशन किया गया है और इसकी राजधानी को कहां बताया गया है, सुक्तिमती बताया गया है। लेकिन चेतिया जातक के अनुसार जो सोथितवती राजधानी थी इसकी महाभारत के अनुसार, शिशुपाल यही का शासक था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वत्स।
काशी के पश्चिम भाग में प्रयाग के आसपास क्षेत्र में यह जनपद स्थित था और कौशाम्बी इसकी क्या थी, राजधानी थी। बुद्ध के समय इसके शासक क्या था, कौन था, उदयन था, उदयन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुरु। कुरु यहीं पर, कहां पर, कुरु जिसको हम कौरव के नाम से जानते हैं, उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और वो दिल्ली जैसे क्षेत्र में ही थे। ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, थानेश्वर, मेरठ और आदि क्षेत्र इसकी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट हम देखते तो पांचाल। ठीक है, यह जनपद उत्तर वैदिक काल में ही प्रसिद्ध था और इसमें रुबेलखंड और इसके समीप कुछ जिले सम्मिलित थे। इसके दो भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल था। जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो अहिछत्र था और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य, कहां पर, कामपिल्य था। और जनपद एक राजतंत्र था, लेकिन स्वतः कौटिल्य के काल में यहां गणतंत्रीय शासन व्यवस्था हो गई। ठीक है, संभवतः माना जाता है कि कौटिल्य के राज में यहां पर क्या हो गया, गणतंत्रीय व्यवस्था हो गई। उससे पहले क्या था, राजा हुआ करता था। अब हम देखते हैं मत्स्य। ठीक है, यह जनपद आधुनिक राजस्थान के जयपुर और अलवर जिले में शामिल थे और विराटनगर संभवतः इसकी राजधानी थी। ठीक है, यह जनपद कभी चेदी राज्य के अधीन ही था। अब हम सूरसेन देखते हैं, जो मथुरा जिसकी राजधानी थी। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में इस जनपद में शामिल थे और आधुनिक मथुरा नगर इसकी राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथों में अवंती पुत्र सूरसेन राज्य का उल्लेख मिलता है। मतलब बौद्ध ग्रंथों में जो अवंती पुत्र है, ठीक है, उसने क्या किया था, सूरसेन राज्य की स्थापना किया था, तो उसका उल्लेख मिलता है। वह बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था, मतलब बौद्ध का फॉलोवर था और पैट्रोन भी था उसका, मतलब संरक्षक भी था, बौद्ध का संरक्षक भी था, उसकी अनुयायी भी था। हम नेक्स्ट देखते क्या, अस्मक या अस्मक। ठीक है, यह राज्य गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था और पाटन या पाटेन इसकी राजधानी थी। पुराणों के अनुसार इस महाजनपद के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। कहां के, इक्ष्वाकु। और ज्ञातक कथाओं में इस जनपद के अनेक राजाओं के नाम की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अवंती है। अवंती राजतंत्र में लगभग उज्जैन और उसके आसपास के जिलों में यह फैला हुआ था। पुराणों के अनुसार पुनिक नामक सेनापति ने यदुवंशीय वितिहोत्र नामक शासक की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को अवंती की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, और बाद में आगे चल करके प्रद्योत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसके अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था और नंदीवर्धन को मगध के शासक शिशुनाग ने पराजित किया था और इसने अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। यह महाजनपद दो भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। याद रहा, माहिष्मती वही बाहुबली, अमरेंद्र, अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, कंबोज। यह राज गांधार के पड़ोस में था और कश्मीर में कुछ भाग जैसे कि राजौरी और हाजरा जिले इसमें शामिल थे और इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। कहां पर थी, राजपुर या हाटक। लास्ट में जो हम देखते हैं, लास्ट हमारा 16वां जो था वो गांधार था। सबसे पहली बात, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में था और इसकी राजधानी कहां थी, तक्षशिला। ठीक है, ये ज्यादातर पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में था। पेशावर हो गया, रावलपिंडी हो गया, कश्मीर का कुछ विभाग था इसमें। तक्षशिला इसकी राजधानी थी और गांधार का राजा पुमकुसाटी, कौन, पुमकुसाटी गौतम बुद्ध और बिंबिसार का समकालीन था। उसने इसे पराजित किया और इसकी राजधानी विद्या का केंद्र था और देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, और कौन से शिक्षा प्राप्त करते थे यहाँ पर, महायान शाखा के बुद्धिस्ट जो है यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता था। ठीक है, तो ये हमारे 16 महाजनपद थे। हमने 16 महाजनपद को देखा विस्तार से। अब हम मगध को हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मगध बहुत ज्यादा विस्तारित है। बाकी का तो इतना ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मगध का जो है ना, मगध के हम मगध को पढ़ेंगे और उसके एक एक शासक को भी हम देखेंगे। ठीक है,
पहली बात हम मगध को देखते हैं, तो मगध साम्राज्य की स्थापना 684 मतलब 684 ईसा पूर्व, जिसको हम बीसीई बोलते हैं, से लेकर के 320 बीसीई तक मतलब ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया इन्होंने। ठीक है, इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी किया गया है। कहां कहां इसका उल्लेख है? रामायण में भी है, महाभारत में भी है, और यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, इस साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? राजा बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। और राजगढ़, जिसको हम राजगीर भी बोलते हैं, मगध की राजधानी थी। और बाद में चौथी ईसा पूर्व अजात शत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। ठीक है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया कौन? अजात शत्रु। और अजात शत्रु अपने पिता को मार दिया था। ठीक है, इसको पिता को, इसके पिता कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। उनको मार दिया था इन्होंने, इसीलिए इसको पितृहंता भी बोला जाता है। क्या? पितृहंता। उसको कुनिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुनिक। कुनिक का मतलब सोर फिंगर, घाव वाला, मतलब उंगली में घाव वाला व्यक्ति। यहां लोहे का इस्तेमाल उपकरणों और हथियारों का निर्माण करने के लिए किया जाता था। अब मगध महाजनपद इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात कि मगध महाजनपद के पास में जो छोटा नागपुर का पठार था, और वहां जो चंपारण के क्षेत्र थे, वहां पर क्या था? उसका जंगल था बहुत ज्यादा। और जब जंगल बहुत ज्यादा था तो उस जंगल में क्या मिला? उसको बढ़िया ब्रीड का हाथी मिल गया, जिस हाथी से वो अपने सेना को बढ़ावा दे सकता था और सेना को रख सकता था। ठीक है, फिर दूसरा रीजन क्या था कि उसको लोहे की भंडार मिल गया, मतलब लोहा मिल गया। लोहे से वो बहुत सारे उन्नत किस्म के हथियार बनाने लग गए, और अपने जो राज्य का है, अपने जो महाजनपद था, उनको बहुत ऊपर तक लेकर के गया। उसके बाद और क्या था? मतलब वहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के धातु मिले थे। छोटा नागपुर पठार के आसपास का एरिया है, गया के आसपास के एरिया, सिंहभूम के आसपास का एरिया, तो उनको सब कुछ मिला था। ठीक है, ऊपर से और क्या मिला था? गंगा नदी का उपजाऊ जमीन भी था। जब गंगा नदी का उपजाऊ जमीन है तो फिर क्या होगा? वहां पर खेतों में ज्यादा सिंचाई होगी। ठीक है, और उपजेगा फसल बहुत ज्यादा, तो इसको बहुत ज्यादा वहां से फायदा हुआ। तो ये सब रीजन था जिसके कारण बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ वो। ठीक है, और क्या था इनके सेना में? और क्या क्या थे कि हाथियों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में होता था, और गंगा और इसकी सहायक नदियों के तटीय मार्गों से संचार को रास्ता सुविधाजनक बना दिया। मतलब उसका इनलैंड वाटर वेज भी था, मतलब गंगा के सहायक नदी और गंगा से उसकी रास्ता होता था सामान व्यापार करने के लिए। बिंबिसार, अजात शत्रु और महापद्मनंद जैसे क्रूर और महत्वाकांक्षी राजाओं की कुशल और नौकरशाही द्वारा नीतियों के कार्यान्वयन से मगध बहुत ज्यादा समृद्ध बन गया था। ठीक है, मगध का पहला राजा कौन था? बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का था। मतलब पहली बार मगध पर जो शासन किया वो हर्यक वंश के राजा किया। हर्यक वंश का ही राजा था बृहद्रथ, जिसने इनको स्थापित किया था। ठीक है, अवंती मगध का मुख्य प्रतिद्वंदी था, मतलब अवंती से इसकी बार बार लड़ाई होती रहती थी, लेकिन बाद में एक गठबंधन के तहत मिलाया गया और फिर जीत लिया गया। बाद में इसको क्या किया गया? गठबंधन के तहत मिलाया गया और फिर इसको जीत करके अपने में ही परमानेंटली मिला लिया गया। सादियों ने राजनीतिक गठबंधन के निर्माण में भी मदद की थी, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस भी करते थे ये। मतलब जो एग्रेसिव पॉलिसी के साथ साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं कि किसी को हड़पने की जो उनकी नीति थी, उनके साथ साथ इनके मैट्रिमोनियल अलायंस भी होते थे। मतलब जो शादी वादी करते थे, शादी करके भी वो क्या करते थे? अल्टरनेटिवली उन पर कब्जा कर लेते थे, या मतलब उनको अपने में मिला लेते थे। बिंबिसार ने पड़ोसी राज्य की कई राजकुमारियों से शादी की थी। ठीक है, देख रहे हो, एक यहाँ एक नहीं मिलता है, और ये मतलब पता नहीं कितने कईयों से करते, और वो भी राजकुमारी। ठीक है, अगर आम महिला होती तो समझ में भी आता है, कईयों राजकुमारी से शादी किया। ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय और विकास देखते हैं किस तरह से इनका उदय और विकास रहा। बुद्ध के समकालीन और हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध प्रमुख नेता बनकर के उभर करके आया था। और जो
बिंबिसार था वो बुद्ध का क्या था, दोस्त भी था। ठीक है, 4-3 मिनट का है। और क्या किया था इन्होंने कि बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर विजय हासिल की और चंपा में अपने बेटे अजातशत्रु को राजा बना दिया था। अंग को जीत लिया और चंपा में राजा किसको बनाया, अजातशत्रु को। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी ही सत्ता को सुदृढ़ किया और उनकी 3 पत्नियां थी। ठीक है, पहली कौशल नरेश की बेटी प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, जिसका नाम कौशला देवी था। बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी मिला था। ठीक है, जिससे पूरा टैक्स वैक्स वसूल करता था ये, और उसके बदले में कितना पैसा मिलता था इसको, 1 लाख राजस्व प्राप्त होता था और सिक्कों के रूप में एकत्र किया जाता था। यह जितना राजस्व मिलता था वो सिक्कों के रूप में प्राप्त होता था। इस विवाह ने कौशल से शत्रुता समाप्त कर दिया और कौशल से फिर इनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन बाद में जाकर के हम क्या देखेंगे कि अजातशत्रु के टाइम में अपने मामा को ही पीटता है वो। ठीक है, बिंबिसार की दूसरी पत्नी चलना थी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी ये, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। कहां से हुआ था, अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तीसरी पत्नी पंजाब के मुद्रा वंश के प्रमुख बेटी थी। ठीक है, मद्र भी बोलते हैं इसको। और रियासत के साथ वैवाहिक संबंधों ने भारी राजनीतिक प्रतिष्ठा दिलाई। और फिर क्या हुआ, पश्चिम और उत्तर की तरफ मगध का विस्तार मार्ग प्रशस्त हुआ। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अवंती था और इसके राजा चंदा, जिसको हम चंड प्रद्योत भी बोलते हैं। ठीक है, महासेन ने बिंबिसार से लड़ाई की और अंततः दोनों में समझौता हुआ। मतलब जब लड़ाई कोई जीता हारा नहीं तो फिर दोनों में क्या हुआ, संधि हो गया। ठीक है, और जब प्रद्योत को पीलिया हुआ था तो पीलिया का इलाज करने के लिए राजा कौन, बिंबिसार ने गांधार शासक का एक दूत समूह और पत्र भेजा गया जिन्हें प्रद्योत की लड़ाई में हार गए। और इसी तरह बिंबिसार विजय और कूटनीति के माध्यम से क्या किया था, 6 शताब्दी में ईसा पूर्व में शक्तिशाली राज्य बना। और साथ ही क्या हुआ था कि जब उनको पीलिया हुआ था, कहां से, मगध से एक प्रमुख वैद्य को भेजा गया था उसके इलाज करने के लिए। ठीक है, उसका नाम अभी मेरे माइंड से हट रहा है, उसका नाम शायद चरक था। चरक 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 था कि नहीं था मैं कंफर्म नहीं हूं, कंफर्म कर लेना। ठीक है, ठीक है, कंफर्म कर लेना। इन्होंने उनको फाइनली पीलिया से ठीक कर दिया था। पीलिया आम बीमारी नहीं होती थी। मगध का बस थोड़ा सा रहता है। मगध राज्य में 80,000 गांव था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी, जिसे उस समय ग्रीवरज कहा जाता था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जिसके चारों तरफ से पत्थरों की दीवारों से इनको घेर करके बाउंड्री बना दिया गया था। तो ये बिंबिसार के टाइम की बात थी। अब हम अजातशत्रु के टाइम की बात देखेंगे कि अजातशत्रु की क्या क्या अचीवमेंट रहा था। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।